हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो कंटेंट लेकर आए हैं, बहुत टाइम से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैडम हिंदी की तैयारी कराइए फर्स्ट पेपर की। सेकंड पेपर आपका पहले हो चुका है, फर्स्ट पेपर आपका पोस्टपोन्ड हो गया था। सभी को पता है कि आपका जो है पेपर अब ये 15 तारीख में होना है। तो देखते हैं, चलिए आपकी जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहले हम यूनिट 3 के नोट्स लेकर आए हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं। यहाँ पर थोड़ा कहीं अगर मात्रा में मिस्टेक होगी तो मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी। जो आपकी थर्ड यूनिट है उसमें आपको पता ही है कि आपके 3 टॉपिक है, उसमें उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और साथ में साहित्य शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूछा जाएगा और महाकाव्य, खंड काव्य के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस यूनिट से 100% आपके क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। किसी भी टॉपिक में से किसी भी तरह से क्वेश्चंस बने, सारे टॉपिक्स आपके यूनिट 3 के हम लेकर आए हैं। हाफ पार्ट में भी मिलेगा, हाफ पार्ट आपको बाद में मिलेगा। ये 18 पेज की पूरी पीडीएफ है। 9 पेज आपको आज करा देते हैं, 9 पेज आपको कल करा देंगे। इस प्रकार से आपकी थर्ड यूनिट ख़त्म हो जाएगी और जल्दी ही कल आपकी फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट करा दूंगी। 14 तक आपका जो है कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा और 15 में आप अच्छे से पेपर अपना अटेम्प्ट करके आना। अब थर्ड यूनिट में से जो प्रश्न आपका बनेगा, लेंदी प्रश्न आपका बनेगा, साहित्य शब्द की उत्पत्ति, अर्थ एवं स्वरूप, काव्य के रूप, प्रबंध, मुक्तक, ये सब आपको पूछा जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर काव्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके भेदों पर प्रकाश डालिए। क्या है काव्य? कविता को गद्य से ऊंची स्थिति प्राप्त होती है क्योंकि इसमें रचना के उत्तर सौंदर्य का बोध होता है। इस प्रकार काव्य, यहाँ पर काव्य अर्थ कविता है। इसे छंदोबद्ध व लयात्मक साहित्य रचना कहते हैं, जो श्रोता या सुनने पाठक को मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो काव्य होता है वो क्या होता है, एक लयबद्ध कविता होती है, छंद होते हैं, लय होती है। तो वह क्या होता है, जब उसे श्रोता सुनता है, जैसे आप कोई गाना सुनते हैं, आप कोई कविता सुनते हैं, तो आप में क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है जब आप म्यूजिक सुनते हो। तो वही काव्य है। आगे है, अपने व्यापक रूप में काव्य से संपूर्ण गद्य पद्य में रचित भावात्मक सामग्री का बोध होता है, किंतु संकुचित अर्थ में इसे कविता का प्राय ही समझा जाता है। केवल लय तुक के आधार पर गद्य पद्य का अंतर एक सीमा तक ही सचवाना जा सकता है। कभी कभी गद्य में भी कविता के गुण दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी गद्य में बीच बीच में कहीं आपको लाइनें मिल जाती हैं तो वो गाकर बोली जाती हैं। तो दूसरी ओर तुक के अभाव में छंदोबद्ध रचना भी नीरस प्रतीत होती है। कविता का आस्वादन इसके अर्थ ग्रहण करने से निहित है। इसके लिए पहले कविता पंक्तियों का मुख्य अर्थ समझना आवश्यक है। आस्वादन इसके अर्थ ग्रहण करने से निहित है। अगर आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा है और आपको बोल समझ में आ रहे हैं तो क्या है, वो आपके लिए कविता है, काव्य है। मुख्य अर्थ समझने के लिए अव्यय करना आवश्यक होता है, क्योंकि कविता की वाक्य संरचना में पराय शब्दों का वह कर्म नहीं होता जो गद्य में होता है। अतः अन्वय से शब्द का परस्पर संबंध व्यक्त हो जाता है, जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो सभी की समझ में आ गया होगा कि काव्य का क्या अर्थ है। ठीक है, काव्य क्या है। अब आते हैं काव्य के भेद पर। क्या है काव्य के भेद? काव्य के 2 भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य होता है। श्रव्य काव्य जैसे आप सिर्फ सुनते हो, जैसे कि आपने रेडियो में गाने सुने या आपने यूट्यूब देखा, नहीं सिर्फ गाने गाने सुन रहे हैं। लेकिन दृश्य क्या होता है, आप सुनते भी और देखते भी हो। आपने टीवी पर गाने देखे तो आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो। अगर आप टेप रिकॉर्डर पे सुन रहे हो या फिर आप जो है वैसे ही म्यूजिक सुन रहे हो किसी ऐप से, तो वो क्या होगा, सिर्फ श्रव्य काव्य होगा। बस यही होता है, जो कानों से सुना जाए वह श्रव्य काव्य, जो देखा भी जाए और सुना भी जाए वह दृश्य काव्य। ठीक है। और इसमें क्या है, जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जा सकता है, जैसे नाटक है, एकांकी है, आप उसे सुनते हो भी हो और देखते भी हो। श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक अब बनने जा रहा है। यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य किसे कहते हैं, खंड काव्य किसे कहते हैं, यहाँ से आपके इन टॉपिक्स में से 100% क्वेश्चंस बनेंगे। तो यह आप ध्यान रखिएगा। टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चंस अपने आप निकल कर आ जाएंगे जब आप ध्यान से पढ़ोगे।
अब मैंने आपको क्या बताया कि श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य होता है और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में धारावाहिक होते हैं, जैसे आप बहुत लंबे लंबे नाटक देखते हैं बहुत, तो वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। एक जो नाटक आप एक दिन में ही, जैसे आपने पिक्चर देखा तो वो एक दिन में ही आपके एक ही उसमें ख़त्म हो जाती है। लेकिन प्रबंध काव्य जो है अलग अलग पार्ट में मिलता है, जैसे कई पिक्चर के एक ही पिक्चर के पार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आएगा। जिस पिक्चर का कोई पार्ट नहीं होगा वह प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आएगा, वह आएगा खंड काव्य के अंतर्गत। समझ गए? चलिए देखते हैं आगे इसमें। तो कथा वस्तु श्रव्य को प्रबंध काव्य कहा जाता है। इसमें किसी घटना अथवा क्रिया का वर्णन काव्यात्मक रूप में होता है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी को इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीतियाँ आती हैं। तो दो पार्ट तो जरूर याद कर लीजिए, महाकाव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य के भेद हैं ये। प्रश्न ऐसे बनेगा कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। ठीक है, प्रबंध काव्य आपको मैंने समझा दिया क्या होता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के दो कितने भेद होते हैं, उन भेदों को विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, और प्रश्न ऐसे ही बन सकता है खंड काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। फिर इसमें महाकाव्य किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। इस तरह से कई तरह से प्रश्न आपका बन सकता है। अब आते हैं महाकाव्य क्या होता है। प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप। अब महाकाव्य और खंड काव्य समझ लीजिए क्या होता है। महाकाव्य, खंड काव्य, अब जैसे आपकी रामचरितमानस है तो वो क्या है, महाकाव्य है। पूरा उसमें राम जी का बचपन से लेकर क्या आप देखते हो, अंत तक सारा देखते हो उनका। ठीक है, सारा सुनते हो भी और देखते भी हो। लेकिन उसमें आप सुंदरकांड सुना होगा आपने, कई घरों में सुंदरकांड होता है, तो वो रामचरितमानस का ही एक पार्ट है। उसमें जैसे रामचरितमानस के 7 खंड हैं, तो ये जो आपका 5वां खंड है, तो इसको कराते हैं, तो ये जो है एक खंड काव्य कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। महाकाव्य क्लियर हो चुका है, बाकी आपको इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने बता दिया है कम शब्दों में बहुत अच्छे से कि महाकाव्य क्या होता है और खंड काव्य क्या होता है। पूरी स्टोरी क्या है, एक महाकाव्य है, और उसमें से छोटा सा स्टोरी में से कोई पार्ट आप देख रहे हैं तो वो है खंड काव्य। बस इतना समझ लीजिए। प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप होता है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदार और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर श्रृंगार और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान रस होता है। शेष रस इसमें गौण रहते हैं। गौण का मतलब मुख्य एक होता है मेन और एक होता है, अब जैसे गौण, कोई हीरो है पिक्चर का, वो क्या है, गौण है, यानी कि मुख्य हीरो है वो, और बाकी पात्र क्या होते हैं, वो अलग से होते हैं। ठीक है, तो गौण का मतलब होता है इसमें शेष रस गौण होते हैं। एक होता है मुख्य रस यानी कि मुख्य नायक, और बाकी जो उसमें पात्र होते हैं वो गौण होते हैं, वो मुख्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्राय लंबे कथानक पर आधारित संबंधित होते हैं। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। कम से कम इसमें 8 सर्ग यानी कि 8 पार्ट होने चाहिए, या फिर 8 खंड होने चाहिए कम से कम। ठीक है, अब जैसे आपके कथानक क्या होता है, सर्गबद्ध होते हैं। सर्गबद्ध मतलब एक एक लय होती है उनमें बोलने की। महाकाव्य की कथा में धारावाहिकता तथा हृदय को भावना विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंग भी समावेश होता है। अब मार्मिक प्रसंग कौन सा है, रामचरितमानस में कौन सा मार्मिक प्रसंग है, जिसमें रामचंद्र जी को वनवास होता है, तो इसमें हृदय को विभोर वाली घटना है ये। आधुनिक युग में महाकाव्य के प्राचीन प्रतिमाओं में परिवर्तन हुए हैं। इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई भी घटना समस्या इसका विषय हो सकती है। रामचंद्र जी का वनवास लेकर ही तो लिखा गया महाकाव्य, है ना। अब आगे इसमें कहा है, और महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है, परंतु इस पात्र में लोक आदर्श का क्षमता होना अनिवार्य है। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य तो पद्मावत है, रामचरितमानस है, साकेत है, प्रिय प्रवास है, कामायनी है, उर्वशी है, लोकायतन है आदि है। ये सब महाकाव्य हैं। अब आपका यहाँ पर जो MCQs बन सकता है, इनमें से किसी भी महाकाव्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक तो रामचरितमानस, कामायनी के बारे में, उर्वशी या फिर साकेत। यहाँ इन चारों में से आपका MCQ बन सकता है। अब आते हैं खंड काव्य पर। खंड काव्य में किसी लोकनायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके जीवन के किसी एक रूप का संक्षिप्त चित्रण होता है, जिसे महाकाव्य का लघु रूप अथवा एक सर्ग नहीं समझना चाहिए। खंड काव्य में अपनी पूर्णता होती है।
अब जो मैंने आपको बताया था कि सुंदरकांड में क्या है, सुंदरकांड में एक घटना दिखाई गई है, उसमें पूरी एक घटना हनुमान जी से संबंधित पूरी एक घटना दिखाई गई है। तो उसमें पूरा एक है, उसको आप अधूरा नहीं कह सकते हैं खंड काव्य को, वो अपने आप में पूर्ण होता है, ये बताया गया है। संपूर्ण रचना के एक ही शब्द का प्रयुक्त होता है, जैसे पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुष, सुदामा चरित्र, गंगा अवतरण, हल्दी घाटी आदि हिंदी के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। आप इस यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, MCQs बन सकते हैं। आख्यान गीतियाँ क्या हैं, इनको पढ़ लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए। महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न कहानी का नाम आख्यान नीति है। इसे वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों के माध्यम से समझा जाता है। अब इसकी भाषा सरल और रोमांचकारी होती है। गीतात्मक नाट्यकता इसकी विशेषताएं, इसी को रानी रंग में भंग, विकट आदि रचना आख्यान गीतिका के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं मुक्तक काव्य। पढ़ लीजिए, सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाए। क्या होता है मुक्त काव्य? मुक्त काव्य ये एक तो आप मुक्त से ही समझ जाइए, बिल्कुल फ्री, कोई बंधन नहीं है इसके ऊपर, इस काव्य के ऊपर। मुक्तक काव्य महाकाव्य खंड काव्य से भिन्न होता है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव, कल्पना का चित्रण होता है। महाकाव्य और खंड काव्य जैसे धारावाहिक न होने पर इसका वर्ण विषय अपने में ही पूर्ण होता है, ये मुक्त रहता है। उनके पदों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। प्रत्येक पद या छंद स्वतंत्र होते हैं। जैसे बिहारी और रहीम के दोहे, सुर और मीरा के पद मुक्तक रचनाओं के 2 श्रेणियों में ही विभाजित किया जाता है, मुक्तक तथा गेमुक्त। मुक्तक मतलब गाने योग्य। चलिए अब आते हैं महाकाव्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके लक्षण और विशेषताओं को बताइए। देख लीजिए महाकाव्य क्या है। महाकाव्य मैंने आपको समझा दिया है क्या महाकाव्य। महाकाव्य के लक्षण देख लीजिए। कथानक होता है, विन्यास होता है, साथ में नायक होता है, रस होते हैं, फल होता है, शैली होती है, ये सब इसके अब विशेषताएं। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक आपका, महाकाव्य की विशेषताएं बताइए। 100% आप इसको मान के चलिए, यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। महाकाव्य की विशेषताएं अगर आपका लेंदी में आता है तो यहीं से आप हेडिंग बना लीजिएगा, और अगर लेंदी में नहीं आता है तो ये आपकी 8 यहाँ पर विशेषताएं हैं, इनको ऐसे के ऐसे ही आप लिखाना। और अगर लेंदी में आता है तो आप इसके हेडिंग कैसे बनाएंगे, देखिए। महाकाव्य की कथा इतिहास प्रसिद्ध, ऐसे बना सकते हो, या सिर्फ कथा इतिहास प्रसिद्ध ऐसे। नायक उदात्त चरित्र वाला, तो यहाँ पर क्या डालोगे, नायक उदात्त चरित्र वाला। ये सारा आगे पीछे का हटा दो, बीच का हेडिंग बन जाएगा। मानव जीवन की विशद व्याख्या, ठीक है, सर्गों में रचित, इस तरह से आप बना सकते हो। रसों में भी रस प्रधान, भाषा शैली विषयानुसार, मूल कथा के साथ अन्य सहायक, ऐसे आप जो हैं इसके हेडिंग बनाकर इसको लेंदी बना सकते हो। अब आते हैं खंड काव्य किसे कहते हैं। खंड काव्य की विशेषताएं इसको देख लीजिए। खंड काव्य मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, विशेषताएं यहाँ पर देख लीजिए। इसकी भी आपको 6 विशेषताएं मिली हैं, इनकी 6 की 6 विशेषताएं आप तैयार कर लीजिए। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ये भी आपका 100% मान के चलिए प्रश्न बन सकता है एग्जाम में ज़रूर। तो इसके यहाँ पर 4 अंतर हैं, और अगर आप और भी कर सकते हैं इन दोनों के अंतर तो कर लीजिए, ये आपका 100% में क्वेश्चन जाएगा शॉर्ट में। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका ये टॉपिक था। बाकी कहानी किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, नाटक, एकांकी, ये सब किसे कहते हैं और इनके तत्व क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। तो 3rd यूनिट आपकी क्या हुई, कंप्लीट हो गई। यहाँ से इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। तो बने रहना हिंदी मिरर के साथ। अभी तक लाइक नहीं किया है और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, और शेयर कीजिए सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिससे सभी का पेपर बहुत अच्छे से जाए। और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और साथ में कमेंट बॉक्स में तो आप क्वेरी सेंड कर ही रहे हैं, करते रहिए जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसके बाद फिर हम मिलेंगे 2 महीने के बाद। उसके बाद अगले साल भी बहुत से बच्चे मिलते हैं, 1 साल में ही बच्चे हिंदी मिरर से जुड़ते हैं। और अगर आप पूरे साल जुड़े रहें तो ये जो आप 1 महीना मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे अगर आप मेहनत करेंगे तो पूरे साल नोट्स आप डाउनलोड किया कीजिए। हम आप इस बार अपलोड करेंगे सभी क्लासेस के। तो बने रहना है, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।